स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमारा जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, जिस चीज को हम डिस्कस करेंगे बेटा, वो है कंपोनेंट ऑफ बजट। आज हम लोग ये पढ़ेंगे कि बजट के कंपोनेंट क्या होते हैं। देखिए, कल मैंने आपकी जो वीडियो लेक्चर भेजी थी उसमें मैंने आपको बताया था कि बजट एक एनुअल स्टेटमेंट है, आपको ध्यान होगा, जिसमें हम एस्टीमेट बताते हैं कि इसका रेवेन्यू का और एक्सपेंडिचर का, पूरे फाइनेंशियल ईयर या फिजिकल ईयर का, मतलब 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च का। तो आज की क्लास में हमें यही पढ़ना है बेसिकली कि बजट के मेजर कंपोनेंट क्या होते हैं। तो अगर मैं आपको कंपोनेंट बताऊं तो आप ध्यान रखिए, बजट के दो मेन कंपोनेंट है। एक कहलाता है रेवेन्यू बजट। रेवेन्यू बजट का अगर आपको मैं मतलब बताऊं तो बेसिकली रेवेन्यू बजट जो है, बजट का वो हेड है जो ये बताता है कि गवर्नमेंट की रिकरिंग इनकम्स कौन सी होती है, ऐसी इनकम जो लगातार सरकार को होती है, और ऐसे कौन से खर्चे हैं जो गवर्नमेंट को लगातार करने होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे गवर्नमेंट को सैलरीज पे करनी होती है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को। ये एक एक्सपेंस है, ऐसा नहीं है कि वन टाइम एक्टिविटी है, बार बार करना ही होता है। तो उसको हम किस हेड में देंगे? हम उसे रेवेन्यू बजट के हेड में देते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे रेवेन्यू बजट क्या है, तो आपका आंसर बेसिकली ये होगा कि अ बजट विच डील्स विथ रेवेन्यू एस्पेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट। वो बजट जो गवर्नमेंट के रेवेन्यू एस्पेक्ट से डील करे, उसे रेवेन्यू बजट बोलते हैं। ठीक है। सिमिलरली बजट का जो दूसरा कंपोनेंट होता है वो कैपिटल बजट कहलाता है, जो बेसिकली ये बताता है कि गवर्नमेंट के कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होने और कैपिटल रिसिप्ट क्या होनी है। अब आप अगर आप मुझसे पूछते हो कि सर कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, कैपिटल रिसिप्ट क्या है, तो मैं वो कहूंगा कि ऐसे खर्चे जो आपकी एसेट एंड लाइबिलिटी को अफेक्ट करते हैं उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट ने लोन बोरो किया तो इससे गवर्नमेंट की लाइबिलिटी बढ़ी, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो किसका पार्ट होगा? कैपिटल बजट का पार्ट होगा। तो कैपिटल बजट की मीनिंग है अ बजट which deals with capital aspect of government। ठीक है। अभी तो मैंने आपको इसका क्या ऊपर ऊपर से मतलब बताया। रेवेन्यू बजट वो बजट है जो बेसिकली रिकरिंग नेचर का होता है, मतलब वो खर्चे जो हमें डेली करने हैं, वो इनकम जो डेली होगी। कैपिटल बजट वो है जो आपकी एसेट एंड लाइबिलिटी पे इफेक्ट डालता है। अब इसको थोड़ा सा रिफाइंड करते हैं हम लोग, और हम लोग बेटा यहाँ पढ़ना शुरू करते हैं रेवेन्यू बजट के बारे में। मैंने आपको बोला रेवेन्यू बजट किससे डील करता है? रेवेन्यू एस्पेक्ट से। तो मैं इसकी दो ब्रॉड कैटेगरी कर देना चाहूंगा। बजट का मतलब आपने क्या पढ़ा? एस्टीमेट है किसका? रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का। तो अगर रेवेन्यू बजट है तो इसमें जो पैसा आएगा उसको रेवेन्यू रिसिप्ट बोलेंगे। जो पैसा आएगा उसे रेवेन्यू रिसिप्ट कहा जाएगा। ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट कहा जाएगा। सिमिलरली रेवेन्यू बजट का जो खर्चा होता है उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। अगर इसको डिफाइन करना हो तो आप इस तरह से कर सकते हैं कि रेवेन्यू रिसिप्ट रिफर्स टू दोज रिसिप्ट which neither creates any liability nor cause any reduction in asset। वो इनकम या वो रिसिप्ट जिसके आने से ना ही कोई लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, ना ही आपकी एसेट रिड्यूस हो रही है, उसे रेवेन्यू रिसिप्ट बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल आपके लिए मैं देता हूं, इससे आपको ये बात समझ आएगी। गवर्नमेंट के पास टैक्स के रूप में बहुत सारी इनकम आती है। ये टैक्स जो आता है, हर सिटीजन की ड्यूटी है कि वो पे करे, और गवर्नमेंट का राइट है कि वो सिटीजन से टैक्स दे। तो ये जो टैक्स है ये रिकरिंग नेचर का होता है, और लगातार जो है सरकार का सबसे बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। तो मैं बोल सकता हूँ ये रेवेन्यू रिसिप्ट है।
लेकिन अगर मैं ये बोलता हूं कि गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, उसने अपने सेल करे हैं शेयर्स, तो गवर्नमेंट ने जब अपने शेयर सेल करे हैं, या मैं बोलता हूं गवर्नमेंट ने अपनी कोई प्रॉपर्टी बेची है, तो अगेन पैसा तो यहां से भी आ रहा है, बट इसमें क्या हो रहा है, जैसे प्रॉपर्टी बिकी है तो एसेट रिड्यूस हुई है, तो ये फिर रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं है। अब क्या है ये तो हम आगे लेक्चर में समझेंगे, लेकिन ये रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं है। तो रेवेन्यू रिसिप्ट बेसिकली उस रिसिप्ट को बोलते हैं जिसके कारण ना आपकी कोई लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, मतलब पैसा सरकार के साथ हो रहा है, पर ना ही कोई लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, ना ही एसेट रिड्यूस हो रही है। ठीक है, जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, टैक्स है, ध्यान रखना। सिमिलरली जब आप बात करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब होता है दोज एक्सपेंडिचर, मतलब ऐसे खर्चे, those expenditure which neither creates any asset, ना ही जिससे कोई एसेट क्रिएट होती है, nor causes reduction in liability, ना ही आपकी कोई लाइबिलिटी रिड्यूस होती है, उसे बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। धीरे धीरे आगे बढ़ते एक एक चीज समझते हैं। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं हम लोग रेवेन्यू रिसिप्ट के बारे में, कि गवर्नमेंट की रेवेन्यू रिसिप्ट होती क्या क्या है और कहाँ कहाँ से गवर्नमेंट को पैसा रिसीव होता है। तो एक नीचे ब्रॉड हेड देखो, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, रेवेन्यू बजट ही पढ़ रहे हैं। रेवेन्यू बजट के दो हिस्से हैं, गवर्नमेंट को होने वाली इनकम को रेवेन्यू रिसिप्ट बोलते हैं, और गवर्नमेंट के होने वाले खर्चे को हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो हम ये पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट को रेवेन्यू रिसिप्ट आती कहाँ कहाँ से। यहाँ पे हेडिंग लिखते हैं क्या, रेवेन्यू रिसिप्ट, और हम पढ़ते हैं क्या कि इसके सोर्सेस क्या है, गवर्नमेंट को रेवेन्यू रिसिप्ट होती कहाँ कहाँ से है। तो जो सबसे पहला सोर्स है बेटा, आपको जो पता होना चाहिए गवर्नमेंट की रेवेन्यू रिसिप्ट का, वो है टैक्स रेवेन्यू। जो पैसा गवर्नमेंट के थ्रू टैक्स रिसीव होता है। टैक्स रेवेन्यू का मतलब बेसिकली होता है सम टोटल ऑफ रिसिप्ट फ्रॉम टैक्सेस एंड अदर ड्यूटीज imposed बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट आप पर जो टैक्सेस या ड्यूटीज लगाती है, उससे रिसीव होने वाले पैसे को टैक्स रेवेन्यू बोलते हैं। इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है कि टैक्स सबके लिए कंपलसरी है, टैक्स इज अ कंपलसरी पेमेंट। भाई आप इसको रिफ्यूज नहीं कर सकते, आपको पे करना ही पड़ेगा। जैसे रोड पे जा रहे हो, टोल टैक्स देना ही पड़ेगा, ना आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे। सेकेंड थिंग, टैक्स से जो पैसा आता है, टैक्स रिसिप्ट are spent by government for common benefit ऑफ पीपल इन द कंट्री। देश के लोगों के भले के लिए ही फिर इस टैक्स के पैसे का क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। तो सवाल ये होता है कि टैक्स हमसे रिकवर कैसे किया जाता है। तो बेसिकली टैक्स के अपने क्लासिफिकेशन है। टैक्स दो तरीके का होता है, जो हमारी इनकम से डायरेक्टली क्लेम किया जाए उसे डायरेक्ट टैक्स कहते हैं, और जिसका बर्डन अल्टीमेट कंज्यूमर पर आता है उसे हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। ठीक है, तो अगर डायरेक्ट टैक्स की एक छोटी सी मीनिंग लिखी जाए, तो डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है टैक्सेस दैट आर इम्पोज्ड on property and income of individual, मतलब हम जैसे लोग, कंपनीज and other bodies and its burden cannot be shifted। बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड मतलब हमको ही पे करना होगा, कोई और पे हमारे बदले में नहीं करेगा। ठीक है, तो हम इसके एग्जाम्पल लिख लेते हैं ताकि आपको ध्यान रहे डायरेक्ट टैक्स किस किस तरह का होता है।
तो हमारी इनकम पे जो दिया जाए वो इनकम टैक्स है, जो सबसे बड़ा हेड है डायरेक्ट टैक्स में। उसके कंपनियों से जो दिया जाता है वो कॉरपोरेट टैक्स है, ठीक है। फिर इंटरेस्ट टैक्स होता है, वेल्थ टैक्स होता है, ठीक है। वेल्थ टैक्स के बाद बेसिकली क्या होता है, वेल्थ टैक्स अब उतना आप समझ लो 2015-16 के से एप्लीकेबल होना बंद हो गया है। उसके बाद डेथ ड्यूटी होती है, कैपिटल गेन टैक्स आता है, मतलब जब आप प्रॉपर्टी बेचोगे, ये सब ना एकदम अच्छे से ध्यान रखना, प्रॉपर्टी बेचोगे तो सरकार उस पर भी टैक्स देती है। आप देख लीजिए, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, इंटरेस्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स, डेथ ड्यूटी और कैपिटल गेन टैक्स, ये सब बेटा डायरेक्ट टैक्स के हेड में आ जाते हैं। अच्छा, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, तो बेसिकली इनडायरेक्ट टैक्स मतलब होता है टैक्सेस which can be shifted to another person। करे कोई भरे कोई, मतलब बिजनेसमैन तो टैक्स पे करता है, अपने प्राइस में इंक्लूड कर देता है, अब आपको पे करना होता है, इसे इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। एग्जांपल के तौर पे आप डोमिनोज गए, आपने वहां पे पिज्जा ऑर्डर किया, जब आप देखेंगे बिल आता है ना, तो बिल में क्या होता है, चीज बस पिज्जा का होता है प्राइस, नीचे जीएसटी रहता है। तो क्या है, जो डोमिनोज कंपनी है उसने आपके बिहाफ में टैक्स जो है पे कर दिया है, अब वो क्या कर रही है, उस टैक्स का पैसा आपसे वसूल रही है। तो यहाँ पर जो टैक्स का बर्डन है, एक बिजनेसमैन ने एक दूसरे पर्सन मतलब हम पर क्या कर दिया है, शिफ्ट कर दिया है। नॉर्मली जो इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं ये इम्पोज किए जाते हैं गुड्स एंड सर्विसेज पे, इम्पोज्ड ऑन गुड्स एंड सर्विस। आप जब भी कोई सामान खरीदोगे या कोई सर्विस का इस्तेमाल करोगे, आपको इनडायरेक्ट टैक्स क्या करना होगा, पे करना होगा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है और इसको भूलना नहीं है। इसका अगर आप बोलोगे सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, तो इसका जो अभी जो बेस्ट एग्जांपल है वो है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आपको ये बात ध्यान रखनी है और बिल्कुल भी नहीं भूलना है, एकदम क्लैरिटी से। तो मैंने आपको अभी क्या किया, ये बताया कि भाई बजट के दो कंपोनेंट है, कौन कौन से, रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट। जब हम रेवेन्यू बजट पढ़ रहे हैं तो इसमें हम रेवेन्यू एस्पेक्ट को देख रहे हैं, मतलब जहां पर ना कोई लाइबिलिटी क्रिएट होगी ना कोई एसेट रिड्यूस होगी। तो रेवेन्यू बजट के दो हिस्से, जैसे बजट के आप जानते हो कंपोनेंट क्या होते हैं, रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर होते हैं, बजट में ये शो किया जाता है। तो अगर बजट रेवेन्यू बजट है तो उसमें रेवेन्यू रिसिप्ट बताई जाएगी और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बताया जाएगा। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है, ऐसी रिसिप्ट जिससे ना कोई लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है ना एसेट रिड्यूस हो रही है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या, ना जिससे कोई एसेट क्रिएट हो रही है ना लाइबिलिटी रिड्यूस हो रही है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, टैक्स का जो पैसा आता है वो कोई उधार का पैसा नहीं है, तो कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं हो रही है। वैसे ही आपने कुछ बेचा नहीं है तो आपकी एसेट भी रिड्यूस नहीं हो रही है, तो ये रेवेन्यू रिसिप्ट है। वैसे ही अगर आप अपनी प्रॉपर्टी बेचोगे तो देखना आपकी एसेट रिड्यूस हो जाएगी, तो आप उसको रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं मान सकते। रेवेन्यू रिसिप्ट के क्या सोर्स है, तो सबसे पहला सोर्स रेवेन्यू रिसिप्ट का है टैक्स रेवेन्यू। गवर्नमेंट को जो सबसे ज्यादा पैसा आता है वो टैक्सेस के थ्रू आता है। टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट है जिसको सरकार लोगों के फायदे के लिए ही इस्तेमाल करती है। टैक्स दो प्रकार के होते हैं, जो आप पे डायरेक्टली लगता है और जिसको आप शिफ्ट नहीं कर सकते, जिसका बर्डन वो डायरेक्ट टैक्स है। एग्जाम्पल, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, इंटरेस्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स, डेथ ड्यूटी, कैपिटल गेन टैक्स। और जिसका बर्डन आप दूसरे पर्सन को शिफ्ट कर सकते हो, जैसे डोमिनोज ने टैक्स तो पे कर दिया पर क्लेम किससे किया, अपने कंज्यूमर से, जैसे जीएसटी क्लेम किया, तो इसे क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। आई होप आपको पहला हेड समझ आ गया होगा कि रेवेन्यू रिसिप्ट का सबसे बड़ा जरिया क्या है, टैक्स रेवेन्यू है। और जो दूसरा इसका जो सबसे बड़ा आप बोल सकते हो सोर्स होता है हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट का, वो बेसिकली क्या होता है मैं आपको बताऊं, तो वो होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू। मतलब टैक्स के अलावा भी कुछ सोर्सेस होते हैं जिससे सरकार को क्या होती है, इनकम होती रहती है, या रेवेन्यू रिसिप्ट जो है वो होती रहती है। तो अब हम क्या करते हैं, आगे बेसिकली यही पढ़ेंगे कि टैक्स रेवेन्यू तो दो तरीके से आ रहा है, कैसे कैसे आ रहा है, डायरेक्ट टैक्स से आ रहा है, इनडायरेक्ट टैक्स से आ रहा है। टैक्स के अलावा और गवर्नमेंट को कहाँ कहाँ से रेवेन्यू रिसिप्ट होती हैं, तो इसमें अलग अलग कैटेगरी में गवर्नमेंट इनकम अर्न कर सकती है। जैसे कि अगर मैं बताऊं, सबसे पहला होता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट
ठीक है। यहाँ पे जब आप इंटरेस्ट की बात करते हो तो इंटरेस्ट का मतलब होता है हमारे देश की सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारे देश की सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सारे लोगों को जैसे मान लो लोन दिया हुआ है, जैसे स्टेट गवर्नमेंट्स को लोन दिया है, स्टेट गवर्नमेंट्स को लोन दिया है, ठीक है, प्राइवेट एंटरप्राइजेस को लोन दिया है, ठीक है। अच्छा मान लो यूनियन टेरिटरीज को लोन दिया है। तो जब लोन दिया है तो सीधी सी बात है लोन पर गवर्नमेंट को इंटरेस्ट भी रिसीव होगा। तो लोन पर जो सरकार को इंटरेस्ट है वो रेगुलर बेसिस पर रिसीव होता रहता है। तो हम बोलते हैं कि टैक्स तो नहीं है पर गवर्नमेंट के रेवेन्यू का एक सोर्स है। तो हम नॉन टैक्स रेवेन्यू में सबसे पहला सोर्स मानते हैं इंटरेस्ट। किस बात का इंटरेस्ट? उस लोन पर इंटरेस्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को या किसी प्राइवेट एंटरप्राइज को या यूनियन टेरिटरी को दिया है। जो सरकार ने लोन दिया है सरकार उस पर इंटरेस्ट क्लेम करेगी और ये रेगुलरली आता रहेगा। तो ये नॉन टैक्स रेवेन्यू का सबसे बड़ा सोर्स है। नॉन टैक्स रेवेन्यू मतलब गवर्नमेंट का वो रेवेन्यू जो टैक्स के अलावा किसी और सोर्स से आ रहा है। ठीक है। तो सबसे पहला क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जहां जहां लोन दिया वहां वहां से इंटरेस्ट आ रहा है। दूसरी चीज गवर्नमेंट को और कहां से कमाई हो सकती है, तो गवर्नमेंट को प्रॉफिट्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट को डिविडेंड मिल सकता है। कहाँ से प्रॉफिट या डिविडेंड मिलेगा, तो गवर्नमेंट की बहुत सारी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस होती है जिस पर फुल गवर्नमेंट कंट्रोल है। ठीक है, जैसे आपको इसके बेस्ट एग्जांपल्स अगर देना हो तो मैं क्या दे सकता हूँ, इंडियन रेलवे दे सकता हूँ, ठीक है, LIC दे सकता हूँ, भेल दे सकता हूँ, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। अब क्या होता है बेसिकली कि ये सारी जो एंटरप्राइजेस हैं कोई ना कोई सर्विस देती हैं। जब ये सर्विसेज देती हैं तो इससे क्या निकलता है, प्रॉफिट निकलता है। तो ये जो प्रॉफिट निकलता है वो सीधे कहाँ जाके जमा होता है, गवर्नमेंट की ट्रेजरी में ही जमा होता है। तो सरकार की जो पब्लिक एंटरप्राइजेस अर्न कर रही है वो भी पैसा किसके पास जा रहा है, रेगुलर बेसिस पर गवर्नमेंट के पास ही जा रहा है। तो देखिए मैंने आपको दो सोर्स बता दिए जो टैक्स के अलावा है, कौन कौन से, इंटरेस्ट बताया, प्रॉफिट एंड डिविडेंड बताया। तीसरा इसके बाद अगर आप बोलोगे, मेरे से पूछोगे सोर्स क्या है, तो मैं बोलूंगा फीस। गवर्नमेंट क्या करती है, आपको अलग अलग तरह की रिकरिंग सर्विसेज देती है जिसकी कॉस्ट होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आज आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है तो उसके लिए आपको स्टैम्प पेपर खरीदना होगा। तो आप स्टैम्प पेपर खरीदोगे तो आप क्या करोगे, स्टैम्प फीस पे करोगे। ठीक है, वैसे ही जैसे आज आपको एक एंटिटी बनानी है, जैसे आपको एक कंपनी बनानी है तो कंपनी बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, गवर्नमेंट को रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी होगी, रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी होगी। सिमिलरली आप कोई गुड्स इंपोर्ट करना चाहते हो तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन लगता है, आपको इंपोर्ट पे फीस पे करनी होती है। ठीक है, तो बेसिकली ये सारी सर्विस जो है पब्लिक इंटरेस्ट में है, ये सारी सर्विसेज जो हैं वो पब्लिक इंटरेस्ट में है। अब सरकार जब ये सर्विसेज दे रही है तो बोलती है कि इसके बदले हमको पैसा चाहिए। तो हम यहाँ पे इसकी मीनिंग लिख देते हैं, फीस रिफर्स टू चार्जेस imposed by the government to cover the cost of recurring service प्रोवाइडेड बाय इट। सरकार जो सर्विस दे रही है उसकी आपसे एक फीस लेती है। ठीक है, एग्जाम्पल तो मैंने ऊपर आपको दे दिया, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, और कहाँ कहाँ से पैसा आ सकता है, जो गवर्नमेंट को इंटरेस्ट से आ रहा है, जो लोन पे मिल रहा है, उसके बाद प्रॉफिट्स आ रहे हैं, उसके बाद फीस आ रही है, फीस के बाद गवर्नमेंट को लाइसेंस फीस से भी पैसा आता है। अच्छा, लाइसेंस फीस क्या है, तो इट इज द फी चार्ज बाय गवर्नमेंट टू ग्रांट परमिशन। किसी तरह की परमिशन लेने के लिए सरकार आपसे जो फीस कलेक्ट करती है उसको लाइसेंस फीस बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको अपने व्हीकल का नेशनल परमिट चाहिए कि ऑल ओवर इंडिया इस व्हीकल पे आप घूम सको, तो बेसिकली आपको क्या करना आता है, उसके लिए एक अच्छी खासी लाइसेंस फीस पे करनी होती है। सिमिलरली आपको जैसे अपने घर में गन रखना है
तो इसके लिए भी आपको क्या करना होगा, लाइसेंस लेना होगा गवर्नमेंट से। लाइसेंस के बिना आप हथियार रख नहीं सकते, तो लाइसेंस फीस से भी सरकार को पैसा मिलता है। उसके अलावा और गवर्नमेंट को कहाँ से पैसा आ रहा है, तो इसके अलावा पैसा आ रहा है गवर्नमेंट को फाइन्स से एंड पेनल्टीज से। अभी ट्रैफिक सिग्नल तोड़ोगे, गवर्नमेंट फाइन लगा दी, कि पैसा कहाँ जाएगा, गवर्नमेंट की ट्रेजरी में ही जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे मीनिंग लिख देता हूँ, दे रिफर टू दोज पेमेंट, दे रिफर टू दोज पेमेंट विच आर इम्पोज्ड ऑन लॉ ब्रेकर, जो किस पर लगती है, कानून तोड़ने वालों पे लगती है, ऑन लॉ ब्रेकर। जिन्होंने कानून तोड़ा उन पर ये फाइन और पेनल्टी लगती है। एग्जाम्पल, आप जानते हो ट्रैफिक सिग्नल में 3 सिंबल होते हैं, एक रेड होता है, रेड के बाद क्या होता है, रेड के बाद ऑरेंज होता है, ऑरेंज के बाद क्या होता है, ग्रीन होता है। अब एक पर्सन जो है पता नहीं किस दिमाग में, जब रेड सिंबल सिग्नल है तो इसने क्या किया, रोड क्रॉस कर दी, तो भाई इस पर पेनल्टी तो लगेगी लगेगी। तो जो पेनल्टी लगेगी कहाँ जाएगी, वो सरकार के खाते में ही जाने वाली है ना। देन आपने देखो कितने सोर्स देख दिए हैं। टैक्स के अलावा सरकार को पैसा इंटरेस्ट से आता है, प्रॉफिट डिविडेंड से आता है, फीस से आता है, लाइसेंस फीस से आता है, फाइन्स एंड पेनल्टीज से आता है। और सरकार को कहाँ कहाँ से पैसे आते हैं, तो सरकार को और पैसा आता है एस शीट से। अच्छा, एस शीट का मतलब क्या होता है, अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे कोई पर्सन मर गया, अब उसका कोई वारिस नहीं है, तो उसकी प्रॉपर्टी का क्या होगा, तो गवर्नमेंट क्लेम कर देती है। तो एस शीट का मतलब होता है क्लेम ऑफ गवर्नमेंट on the property of a person who dies without leaving behind any hire। जिसने अपने पीछे कोई वारिस नहीं छोड़ा है, उसकी प्रॉपर्टी पे भी सरकार का क्लेम है। ये भी रेवेन्यू का एक सोर्स है जिसको एस शीट बोला जाता है। और गवर्नमेंट को कहाँ से पैसा आता है, देखो कैपिटल बजट ना भागते ही जा रहा है नीचे, जब तक रेवेन्यू खत्म नहीं होगा कैसे कैपिटल करा दूं। अच्छा, एस शीट के बाद और क्या हो सकता है भाई, तो एस शीट के बाद और सोर्सेस में आता है गिफ्ट एंड ग्रांट। गिफ्ट एंड ग्रांट क्या होता है, कई बार जो हमारे देश की गवर्नमेंट है उसको ना फॉरेन गवर्नमेंट से या दूसरे देशों से क्या होता है, अलग अलग तरह की गिफ्ट मिलते हैं या डोनेशंस मिलते हैं, ग्रांट्स मिलते हैं। ठीक है, कई बार क्या होता है, कोई इंडिविजुअल होता है, बहुत पैसे वाला बंदा है कोई, वो भी गवर्नमेंट को अलग अलग तरह के गिफ्ट या ग्रांट दे सकता है। तो बेसिकली ये माना जाता है कि गिफ्ट एंड ग्रांट भी एक नॉन टैक्स रेवेन्यू का सोर्स है। अच्छा, इसमें एक बात आपको थोड़ा फोकस करके याद रखनी है, अमाउंट रिसीव्ड एज ग्रांट एट टाइम ऑफ emergency such as flood, earthquake। अभी जैसे कोविड आया था, कोविड, तो ये भी गिफ्ट एंड ग्रांट की कैटेगरी में आ जाएगा और ये भी एक तरह का नॉन टैक्स रेवेन्यू है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद और कहाँ से पैसा आता है गवर्नमेंट के पास, तो गवर्नमेंट के पास पैसा आता है फोर फीचर्स से। फोर फीचर्स से भी पैसा आता है। फोर फीचर्स मतलब होता है जब्ती। इट इज अ फॉर्म ऑफ पेनल्टीज, it is a form of penalties which are imposed by courts। कौन इम्पोज करता है, कोर्ट्स, फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ ऑर्डर, जब आप कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो नहीं करते हो तो जब्त प्रॉपर्टी सरकारी खजाने में चली जाती है। ठीक है। लास्ट होता है स्पेशल असेसमेंट। स्पेशल असेसमेंट बेटा, स्पेशल असेसमेंट की पहले मीनिंग लिख दे रहा हूं, फिर आपको एक एग्जांपल से इसको समझाता हूं। इट refers to payment made by owner of those properties whose value
has appreciated due to developmental activity of गवर्नमेंट। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं तो मेरा एक प्लॉट है, जैसे अभी तक ये खाली था, अब साइड में क्या हुआ, एयरपोर्ट बन गया। तो एयरपोर्ट बनने के कारण जमीन की कीमतों में रातों रात क्या हुआ, बढ़ोतरी हो गई एकदम। जैसे इस प्लॉट की कीमत पहले अगर मैं बोलता हूँ 50 लाख थी, तो एयरपोर्ट बनने के बाद इस जमीन की कीमत 3 करोड़ हो गई। तो गवर्नमेंट का कहना है कि आपको एक स्पेसिफाइड अमाउंट सरकार को पे करना होगा, क्योंकि आपके प्लॉट की वैल्यू क्यों बढ़ी है, क्योंकि वहां पर गवर्नमेंट ने एक डेवलपमेंटल एक्टिविटी करी, जैसे एयरपोर्ट बनाया। तो ये स्पेशल असेसमेंट कहलाता है। ठीक है, तो ये सारे सोर्सेज जो हैं बेटा वो नॉन टैक्स रेवेन्यू सोर्स हैं। नॉन टैक्स रेवेन्यू सोर्स होने का मतलब ये है कि टैक्स के अलावा। तो चलिए अब हम लोग इस चीज को पूरा रिपीट कर देते हैं, हमने क्या पढ़ा है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे हमको। कैपिटल बजट भाई और नीचे जाओ तुम, अभी टाइम है तुमको समझने में। तो बेसिकली चलो यहाँ पे अगर मैं हेड करूँ तो इसको एक शॉर्ट समरी बना देते हैं, ताकि आपको ये क्या रहे, ध्यान रहे कि हमारी भाई जो रेवेन्यू रिसिप्ट है वो दो सोर्सेस से आ रही है। एक कौन सा सोर्स हुआ, टैक्स रेवेन्यू, पढ़ा दिया आपको मैंने। और दूसरा क्या सोर्स हुआ, नॉन टैक्स रेवेन्यू। ठीक है, आपको मैंने टैक्स रेवेन्यू में क्या क्या बताया, चलिए लिख लेते हैं। एक है डायरेक्ट टैक्स, ठीक है, और दूसरा क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स। आप पूरे नोट्स को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। सिमिलरली नॉन टैक्स रेवेन्यू का क्या सोर्स है, सबसे पहले मैंने बताया इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के बाद मैंने दूसरा बताया क्या, प्रॉफिट एंड डिविडेंड, जो सरकारी कंपनियों से आता है। तीसरा मैंने क्या बताया आपको, फीस। चौथा क्या बताया, लाइसेंस फीस। लाइसेंस फीस के बाद क्या बताया, फाइन्स एंड पेनल्टी। फाइन्स एंड पेनल्टी, फाइन्स एंड पेनल्टी के बाद हमने क्या पढ़ा, एस शीट। कोई मर गया है, उसकी प्रॉपर्टी कोई क्लेम करने वाला नहीं है। एस शीट के बाद मैंने क्या बताया, गिफ्ट एंड ग्रांट। अच्छा, गिफ्ट एंड ग्रांट के बाद हमने क्या किया, फोर फीचर किया। और फोर फीचर के बाद हमने क्या पढ़ा, स्पेशल असेसमेंट पढ़ा, कि आपके प्रॉपर्टी की वैल्यू एक बारगी बढ़ गई तो उसका एक स्पेशल असेसमेंट अलग से होगा। तो आप दिमाग में बिठाओ कि जब भी रेवेन्यू बजट बनेगा तो पूछा जाएगा कि इसका रेवेन्यू बजट की रिसिप्ट आ कहाँ से रही है, तो आप बताओगे दो सोर्स है। कौन कौन से सोर्स हैं, एक है बाय टैक्स आ रहा है, और दूसरा कौन सा सोर्स है, नॉन टैक्स रेवेन्यू का सोर्स है। एकदम ऑन द टिप होना चाहिए, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पर क्या खत्म कर दिया, रेवेन्यू रिसिप्ट अपनी कंप्लीट कर दी। जैसे ही हमने रेवेन्यू रिसिप्ट खत्म करी, अब हम पढ़ेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का कंसेप्ट। ठीक है, इसको भी अभी कंप्लीट करते हैं, ताकि रेवेन्यू बजट का पोर्शन जो हमारा है वो क्या हो जाए, खत्म हो जाए। ठीक है, तो कैपिटल बजट भाई तो अभी नीचे जा, अभी तो बहुत टाइम है। अब हम आते हैं किस पर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पर। ठीक है, हेड डाल देते हैं यहाँ पर ताकि हमको पता रहे हम क्या पढ़ने वाले हैं। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेड लाइन से अंडरलाइन करते हैं ताकि तकलीफ ना हो। जब आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पढ़ते हो तो आपको बेसिकली ये ध्यान रखना है यहाँ पर, और ये समझना है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिफर्स टू दोज एक्सपेंडिचर, ऐसे खर्चे विच नाइदर क्रिएट्स एसेट, जिससे किसी तरह की एसेट क्रिएट नहीं हो रही है, नॉर कॉजेस एनी रिडक्शन इन लाइबिलिटी। मतलब आप खर्चा भी कर रहे हो तो आपकी लाइबिलिटी रिड्यूस नहीं हो रही है। ठीक है, कुछ छोटे छोटे पॉइंट इसमें और ध्यान रखिए ताकि ये चीज आपको ध्यान रहे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लगातार सरकार को करना होता है। इट इज रिकरिंग इन नेचर, ये एक बार के नहीं है, ये बार बार करे जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, क्यों किए जाते हैं, तो इट इज इंकर्ड
ऑन नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार को चलाने के लिए ये खर्चे करने ही होते हैं। अब सवाल ये है कि ये खर्चे कौन से हैं, ठीक है, जिससे ना ही आपकी कोई एसेट क्रिएट हो रही है, ना ही आपकी लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है। तो मैं बोलता हूं कि इसमें जो खर्चे आते हैं, मैं लिस्ट बना दे रहा हूं, आप ध्यान रखिए। जो सरकारी नौकरी में लोग हैं उनको जो सैलरी दी जाती है, ये गवर्नमेंट का एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जो हर महीने करना है। इससे गवर्नमेंट की कोई लाइबिलिटी खत्म नहीं हो रही, क्योंकि हर महीने आपको पे करना ही है, ना ही गवर्नमेंट की कोई एसेट क्रिएट हो रही है। उसके बाद जो गवर्नमेंट पेंशन देती है, गवर्नमेंट ने जो लोन लिया उस पर जो इंटरेस्ट पे करते हैं, लगातार करते ही रहना है इस पे, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट देश को चलाने में एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जो खर्चा करती है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एक्सपेंडिचर, भाई ये चीजें सरकार को करनी है तो इसलिए रेवेन्यू नेचर की हैं। उसके डिफेंस में खर्चा होता ही रहेगा, डिफेंस सर्विसेज, ठीक है, हेल्थ सर्विसेज, ठीक है, ग्रांट टू स्टेट, सरकारों की मदद, स्टेट गवर्नमेंट्स की मदद करना। ये सब ऐसी चीजें हैं जो सरकार का फर्ज है, सरकार को करना ही है। ना ही इससे सरकार की कोई एसेट बन रही है, ना ही सरकार की कोई लाइबिलिटी घट रही है। आपको ये बात ध्यान रखना है और इस चीज को भूलना नहीं है। ये बेटा क्या कहलाता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है। तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, आप इसको ध्यान से देख लीजिए। कल हम लोग क्या करेंगे, अपने लेक्चर में कैपिटल बजट पढ़ेंगे। उसमें हम क्या पढ़ेंगे, कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर, और फिर चैप्टर को हम क्लोज करेंगे कुछ और टॉपिक्स के बाद। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।